वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। बिल्कुल सही कहा था भगत सिंह ने। अगर हम उनके विचारों पर आज चलते हैं तो उनके विचार मरे नहीं हैं। इंसान चाहे बीच में रहे या ना रहे, लेकिन उसके विचार अमर हो सकते हैं। जय भीम, जय संविधान। जैसा कि आपको पता है कि आज भगत सिंह की जयंती है, तो जितने भी दर्शक हैं उन सभी को भगत सिंह जयंती की शुभकामनाएं। अब तक आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो भगत सिंह जयंती स्पेशल है। सबसे पहले प्रकाश डालते हैं भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब प्रांत के एक सिख परिवार में लायलपुर जिले के बंगा गांव, जो कि अब वर्तमान में पाकिस्तान हो गया है, वहां हुआ था। इनके पिता सरदार किशन सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे। माता का नाम विद्यावती कौर था। इनके दादा का नाम अजीत सिंह था और दादी का नाम जय कौर। अजीत सिंह, जो कि इनके चाचा थे, वो भी इनके पिता की तरह ही स्वतंत्रता सेनानी थे। यही कारण है कि भगत सिंह भी स्वतंत्रता सेनानी बनने की ओर आकर्षित हुए। पिता किशन सिंह और दोनों चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह भारत देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तथा वे स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से जुड़े थे। अगर हम भगत सिंह के बचपन की बात करते हैं तो भगत सिंह का जब जन्म हुआ था तो उनके पिता और चाचा दोनों जेल से रिहा होकर आए थे। भगत सिंह की दादी जय कौर ने इनका नाम भागा वाला रखा था, जिसका मतलब था अच्छे भाग्य वाला। बाद में इनको भगत सिंह कहा जाने लगा, अर्थात भाग्यवान कहकर पुकारा था। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा बंगा के प्राइमरी स्कूल में हुई थी। इसके बाद उनके पिता ने उनका दाखिला लाहौर के डीएवी स्कूल में करवा दिया। डीएवी में पढ़ाई के दौरान ही भगत सिंह लाला लाजपत राय और रास बिहारी बोस जैसे राष्ट्रीयवादियों के संपर्क में आए। 1923 में उन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ाई की। इन्हीं दिनों 13 अप्रैल 1919 को जब अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब भगत सिंह मात्र 12 वर्ष के थे। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील दूर चलकर जालियांवाला बाग पहुंचे थे। वहां पहुंचकर उस जगह से मिट्टी इकट्ठा करके इसे पूरी जिंदगी एक निशानी के रूप में रखा। मगर इस घटना ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला और वे बहुत आहत हुए। इस अमानवीय हत्याकांड को देखने के बाद उन्होंने किसी भी कीमत पर भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने की ठान ली। इस घटना ने भगत सिंह को क्रांतिकारी बना दिया। अब बात करते हैं भगत सिंह का क्रांतिकारी जीवन। भगत सिंह महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। जब 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, तब भगत सिंह अपनी पढ़ाई छोड़कर इस आंदोलन में शामिल हो गए। 5 अप्रैल 1922 में चौरी चारा कांड की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिससे उन्हें गहरा धक्का लगा और वे निराश हुए। भगत सिंह इस नतीजे पर पहुंचे कि अहिंसा से देश को आज़ादी मिल नहीं सकती और इसके लिए सशस्त्र क्रांति ही एकमात्र सही मार्ग है। असहयोग आंदोलन के बाद भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। वे 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संस्था में शामिल हो गए। 1924 में जब भगत सिंह की दादी जय कौर ने भगत सिंह की शादी की इच्छा प्रकट की, तो इस पर वो अपना घर छोड़कर भाग गए। फिर उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखने के लिए मार्च 1926 को लाहौर में नौजवान भारत नाम से एक क्रांतिकारी संगठन बनाया। इस संगठन के अध्यक्ष रामकिशन, महामंत्री भगत सिंह तथा प्रचार मंत्री भगवती चरण वोहरा थे। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारी सुखदेव, यशपाल, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु थे। नौजवान भारत सभा का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं में देशभक्ति की भावना पैदा करना था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था, जिसमें 4 महान क्रांतिकारी नेताओं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लिहड़ी, ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। इनको फांसी की सजा मिलने पर भगत सिंह बहुत उद्विग्न हुए थे। अक्टूबर 1928 में भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन हुआ। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में गणतंत्र की स्थापना करना था। इस दल के 3 विभाग बनाए गए: संगठन, प्रचार और सामरिक संगठन विभाग। संगठन का दायित्व विजय कुमार सिन्हा, प्रचार का दायित्व भगत सिंह को और सामरिक विभाग का दायित्व चंद्रशेखर आजाद को सौंपा गया था।
भगत सिंह एक जागरूक और धर्मनिरपेक्ष क्रांतिकारी थे। भगत सिंह ने अपनी नौजवान भारत सभा का भी इस संस्था में विलय कर लिया। नौजवान भारत सभा के 6 नियमों में से 2 के अनुसार इस सभा के सदस्य किसी ऐसी संस्था, संगठन या पार्टी से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखेंगे जो सांप्रदायिकता का प्रचार करती हो। शहीद भगत सिंह ने जनता को अंधविश्वास तथा धर्म की जकड़न से मुक्त करने पर बहुत जोर दिया। उन्होंने धर्म और धार्मिक दर्शन की भी आलोचना की और नास्तिकता का मार्ग अपनाया। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका पूरे भारत में विरोध किया गया क्योंकि इसके सभी अंग्रेज सदस्य थे। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। भारतीयों ने इसके विरोध में साइमन वापस जाओ का नारा दिया। साइमन कमीशन के विरोध में 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां बरसाई गई, जिस कारण वे बुरी तरह घायल हुए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। उन पर हमला करने का आदेश लाहौर के पुलिस अधीक्षक स्कॉट ने सहायक सैंडर्स को दिया था, जिनके प्रहारों से लाला लाजपत राय की मौत हो गई। भगत सिंह ने बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट को मारने का संकल्प किया। लाला लाजपत राय का मौत का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, जयगोपाल, चंद्रशेखर और राजगुरु ने मिलकर स्कॉट की जगह गलती से सैंडर्स की हत्या कर दी। उनका पीछा हेड कांस्टेबल चानन ने किया तो चंद्रशेखर ने उसे भी चेतावनी दी, किंतु वह माना नहीं। अंत में उसे भी चंद्रशेखर ने गोली से मार दिया। अब लाहौर में पुलिस का पहरा सख्त हो गया था। उनको लाहौर छोड़कर जाना था, इसलिए भगवती चरण बोहरा की पत्नी दुर्गा भाभी के साथ भगत सिंह भेष बदलकर सुखदेव के साथ लाहौर से कलकत्ता चले गए। बटुकेश्वर दत्त से वहां पर उन्होंने बंगला सीखी। भगत सिंह समाजवाद के समर्थक थे तथा साथ ही मार्क्सवाद के सिद्धांतों से भी प्रभावित थे। ब्रिटिश सरकार भारतीयों के अधिकारों को कुचलने के लिए लगातार दमनकारी नीतियों का इस्तेमाल कर रही थी। अंग्रेज पूंजीपति भारतीय मजदूरों का शोषण कर रहे थे। उस समय अंग्रेज ही सर्वोसर्वा थे तथा भारतीय उद्योगपति बहुत कम उन्नति कर पा रहे थे। अंग्रेजों द्वारा मजदूरों पर किए जा रहे अत्याचार का भगत सिंह ने विरोध किया था। 1929 में ब्रिटिश सरकार ऐसी ही दमनकारी नीति पारित करना चाहती थी। 8 अप्रैल 1929 को ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पारित करना चाहती थी। पब्लिक सेफ्टी बिल बनाने का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार भारत में साम्यवाद के प्रचार को रोकना चाहती थी। उस समय ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर मजदूर हड़ताल पर जा रहे थे और अपने मांगों के लिए खड़े हो रहे थे, इसलिए ट्रेड डिस्प्यूट बिल पारित किया जाना था ताकि कोई भी मजदूर लंबी हड़ताल पर न जा सके। मजदूर विरोधी इन बिलों के प्रति क्रांतिकारियों में आक्रोश था, इसलिए उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को ही बम फेंकने की योजना बनाई थी। इस बम कांड का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। भगत सिंह का कहना था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। उनको यह दिखाना था कि उनके दमनकारियों को अब जनता और सहन नहीं करेगी। अंग्रेजों को जनता की समस्याओं पर ध्यान दिलाना था। इस बिल के पारित करने के विरोध में भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बटुकेश्वर दत्त के साथ बम फेंका। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भागे नहीं, बल्कि खुद को गिरफ्तार करवाया तथा केंद्रीय असेंबली में इंकलाब जिंदाबाद व साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया। भगत सिंह जेल में 2 साल तक रहे। जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी रहा। जब भगत सिंह जेल में थे तो उन्होंने लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय ही क्यों ना हो, वह उनका शत्रु है। जेल में ही उन्होंने अंग्रेजी में मैं नास्तिक क्यों हूँ शीर्षक से एक लेख लिखा। भगत सिंह को किताबें पढ़ने में बहुत रुचि थी। कहते हैं कि भगत सिंह किताबों को ऐसे पढ़ते थे जैसे जिंदगी की अंतिम इच्छा उनकी यही रही हो। जेल में भगत सिंह और उनके साथियों ने भूख हड़ताल की। उनके एक साथी जतिन दास ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल में अपने प्राण त्याग दिए थे। वो शायद छूट जाते अगर उनके खिलाफ साथी जयगोपाल और हंसराज बोहरा सरकारी गवाह न बनते तो। भगत सिंह को 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा IPS की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत ने 68 प्रश्नों का निर्णय दिया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी सुनाई गई। यह फांसी 24 मार्च 1931 को होनी थी।
फांसी की सजा सुनाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने लाहौर में धारा 144 लगा दी। भगत सिंह की फांसी की सजा को माफ करने के लिए प्रीवी काउंसिल में अपील दायर की गई थी, परंतु यह अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई थी। फिर मदन मोहन मालवीय ने 14 फरवरी 1931 को प्रीवी काउंसिल में अपील दायर की थी कि भगत सिंह की फांसी को मानवतावाद के नाम पर माफ कर दिया जाए, लेकिन यह अपील खारिज हो जाती है। इसके बाद महात्मा गांधी ने भी इन क्रांतिकारियों की सजा को माफ करने के लिए 17 फरवरी 1931 को वायसराय को पत्र लिखा था, लेकिन वायसराय ने इस पत्र पर अपनी सहमति नहीं दी थी। जब भगत सिंह को यह पता चला कि लोग हमारी फांसी की सजा को माफ करवाने के प्रयास कर रहे हैं तो वे बहुत दुखी हुए, क्योंकि ये खुद नहीं चाहते थे कि हमारी फांसी की सजा को माफ किया जाए। भगत सिंह का कहना था, मेरा जीना मेरे मरने से बेहतर है, क्योंकि मैं मरकर ही अपनी विचारधारा को अंजाम दे पाऊंगा। ब्रिटिश सरकार ने जनता के विरोध को देखते हुए 24 मार्च को जो फांसी का दिन था उसे 12 घंटे पहले बढ़ाकर 23 मार्च का दिन कर दिया। इसका पता भगत सिंह को नहीं था। 22 मार्च की रात को सारे कैदी मैदान में बैठे हुए थे। तभी वार्डन चरत सिंह आए और उन्होंने कैदियों से कहा, अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। सभी सशंकित हो गए, उन्हें लगा कुछ न कुछ जरूर होने वाला है। भगत सिंह भी वहां से खड़े होकर अपनी कोठरी नंबर 14 में आ जाते हैं। अभी कैदी सोच ही रहे थे कि आखिर बात क्या है, तभी जेल के नाई बरकत के ये शब्द कैदियों के कानों में पड़े कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। तब कैदियों ने बरकत से सिफारिश की कि फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी चीज़ उन्हें ला कर दें, ताकि वो अपनी अगली पीढ़ी को ये बता सकें कि वो कभी भगत सिंह के साथ जेल में थे। भगत सिंह के सामान को वहाँ के कैदी इस तरह पाना चाहते थे जैसे कि तिरंगे को लहराना हो। जिस तरह हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, उसी तरह वहाँ के कैदी भगत सिंह के सामानों का सम्मान करना चाहते थे, उन्हें पाना चाहते थे। भगत सिंह की फांसी के 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने आए। तब भगत सिंह के चेहरे पर एक मुस्कान झलक रही थी। उनकी मुस्कान को देखकर प्राणनाथ मेहता ने अपनी किताब में लिखा कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजरे में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। तब मेहता ने भगत सिंह को देश को अपना संदेश देने को कहा। तब भगत सिंह ने 2 संदेश दिए, साम्राज्य मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। राजगुरु के अंतिम शब्द, हम लोग जल्द मिलेंगे। प्राणनाथ मेहता के जाने के बाद जेल अधिकारियों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को बताया कि उनको वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। 24 मार्च को सुबह 6 बजे के बदले उन्हें 23 मार्च की शाम 7 बजे को फांसी दे दी जाएगी। कहते हैं कि जब भगत सिंह से उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्हें वह पूरी करने का समय दे दिया जाए, लेकिन जेल के अधिकारियों ने चलने को कहा तो उन्होंने किताब को हवा में उछाला और कहा, ठीक है, अब चलो। फिर शहीद भगत सिंह अपने सहयोगी राजगुरु और सुखदेव से मिले तथा तीनों क्रांतिकारियों ने हाथ पकड़कर आज़ादी का गीत गाया। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। साथ ही इंकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आज़ाद हो का नारा दिया। इनके नारे सुनकर जेल के कैदियों ने भी इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू कर दिया। कहते हैं फांसी का तख्ता पुराना था, लेकिन फांसी देने वाला काफी तंदुरुस्त था। फांसी देने के लिए लाहौर के पास शाहदरा से मसीद जल्लाद को बुलाया गया था। भगत सिंह बीच में खड़े थे और अगल बगल में राजगुरु और सुखदेव खड़े थे। जब मसीद जल्लाद ने पूछा कि सबसे पहले कौन जाएगा, तब सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की सहमति दी। कहते हैं जब चरत सिंह ने सरदार भगत सिंह को कहा कि वाहे गुरु को याद कर लो, तब भगत सिंह ने कहा कि पूरी जिंदगी में मैंने ईश्वर को कभी याद नहीं किया। मैंने जब जब ईश्वर को याद किया है उन्हें कोसा है, अपने देश के गरीबों के लिए उन्हें उत्तरदायित्व माना है। जिस ईश्वर को हमने जिंदगी भर कोसा है, अगर आज इस मौके पर हम ईश्वर को याद करेंगे तो ईश्वर हमें स्वार्थी मानेगा। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल जे नेल्सन ने तीनों क्रांतिकारियों को फांसी देने का आदेश दिया। भगत सिंह तथा उनके 2 साथियों राजगुरु, सुखदेव को 7:33 पर 23 मार्च 1931 को शाम में करीब लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी। मसीद जल्लाद ने एक एक कर रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख्तों को पैर मारकर हटा दिया। लगभग 1 घंटे तक उनके शव तख्तों से लटकते रहे। उसके बाद उन्हें नीचे उतारा गया और वहां मौजूद लेफ्टिनेंट कर्नल जे नेल्सन और लेफ्टिनेंट NS सोधी ने उन्हें मृत घोषित किया। कहते हैं जब जेल अधिकारी को मृतकों का अंतिम संस्कार करने को कहा गया तो उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया
और उस जगह को बर्खास्त कर दिया। पहले ब्रिटिश सरकार की योजना थी इन सब का अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही होगा, लेकिन बाद में ये विचार त्यागना पड़ा था क्योंकि जेल अधिकारियों को यह डर था कि अगर जेल से धुआं उठेगा तो बाहर खड़ी जनता जेल पर हमला कर सकती है। इसी कारण जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई। उसी रास्ते से एक ट्रक जेल के अंदर लाया गया और उस पर बहुत अपमानजनक तरीके से उन शवों को फेंका गया। पहले ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का अंतिम संस्कार रावी नदी के तट पर किया जाएगा, लेकिन उस समय रावी में पानी नहीं था, इसलिए उनके शवों को फिरोजपुर के पास सतलज नदी के किनारे लाया गया। उनके शवों को आग लगाई गई। इसके बारे में जब आसपास के गांव के लोगों को पता चल गया तब ब्रिटिश सैनिकों ने शवों को वहीं छोड़ दिया और भाग गए। कहा जाता है कि सारी रात गांव के लोगों ने उन शवों के चारों ओर पहरा दिया था। अगले दिन लोगों तक खबर पहुंचते ही लोगों ने तीनों क्रांतिकारियों के सम्मान में 3 मील लंबा शोक जुलूस निकाला था। लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध किया। शहीद भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। भारत में प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस मनाकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के असीम योगदान को याद किया जाता है। 21 जून को पूरे देश में भगत सिंह दिवस मनाया जाता है और उन्हें याद किया जाता है। तो ये थे शहीद भगत सिंह के जीवन के कुछ अनछुए पहलू, अनदेखे राज, जिन पर आज हमने बात की। अगले वीडियो में भगत सिंह की डायरी लेकर के फिर हाजिर होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, जय संविधान।